गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंडिया रीथिंक्स चाइनीज़ ब्लॉकेड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया जो है वो रिकन्सिडर कर रहा है अपना रिस्ट्रिक्टिव स्टैंस चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में, ताकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट मिल सके और ग्लोबल सप्लाई चेन इंटीग्रेट हो सके। तो 2020 के गलवान वैली क्लैश के बाद इंडिया ने जो है कैलिब्रेटेड शिफ्ट किया था, अपनी चाइना आउट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रेटजी को मजबूत किया था। और अब इंडिया जो है रीवैल्यूएट कर रहा है एफडीआई रूल्स और बैरियर्स को, जो कि हमने चाइना बेस्ड कंपनीज़ के ऊपर प्रीवियसली इम्पोज किए थे। तो ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ न्यू इवॉल्व हो रही हैं, और इंडिया की रियलाइजेशन भी है कि चाइनीज़ फर्म्स जो है वो एसेंशियल है हमारी अपस्ट्रीम कंपोनेंट्स के लिए, जो हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में इंपॉर्टेंट है। तो अप्रैल 2020 में गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया था, मैंडेट किया था कि जितने भी एफडीआई इनफ्लोज होंगे उसके लिए गवर्नमेंट अप्रूवल जो है ज़रूरी होगा उन कंट्रीज़ के लिए जो एक लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं इंडिया के साथ। तो ये पॉलिसी जो है ये डिज़ाइन की गई थी ताकि प्रिवेंट हो सके अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर्स इंडियन फर्म्स का ड्यूरिंग कोविड-19, और इसकी वजह से जो है चाइनीज़ एंटिटीज़ जो है की सेक्टर से एक्सक्लूड कर दी गई थी, और ख़ासकर पीएलआई स्कीम्स का भी उन्हें बेनिफिट ना मिल सके ये भी इंश्योर किया गया था। तो राइजिंग मैन्युफैक्चरिंग नीड्स, लिमिटेड डोमेस्टिक कैपेसिटी को देखते हुए एडवांस कंपोनेंट्स की गवर्नमेंट अब प्रैग्मेटिक ओपननेस दिखा रही है चाइनीज़ पार्टिसिपेशन का सिलेक्ट एरियाज़ में। तो अभी रिसेंटली भी क्या हुआ है कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ जो है एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर, उसको अप्रूवल दे दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा कि वो एक जॉइंट वेंचर बनाए चाइना बेस्ड लॉन्गचीर के साथ, ताकि स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉचेज़, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स और एआई पावर्ड पीसीज जो हैं वो प्रोड्यूस हो सके। नीति आयोग ने भी रिकमेंड किया है कि एफडीआई नॉर्म्स को ईज़ किया जाए चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ, ताकि अट्रैक्ट हो सके इन्वेस्टमेंट और एनहांस हो सके एक्सपोर्ट्स। तो डिस्पाइट पॉलिसी ब्लॉकेड, इंडिया जो है इंपोर्ट कर रहा है लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ कंपोनेंट्स फ्रॉम चाइना। तो इंडिया ने लगभग $12 बिलियन वर्थ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जो है वो चाइना से इंपोर्ट किए हैं पिछले साल। $6 बिलियन जो है वो हांगकॉन्ग से इंपोर्ट किए हैं। तो लगभग ये रीजन 50% ऑफ ऑल कंपोनेंट इंपोर्ट्स को अकाउंट कर रहे हैं। इंडिया ने फिनिश्ड गुड्स जैसे कि स्मार्टफोन्स को चाइनीज़ फर्म्स से दूर रखा है, लेकिन अभी भी हम जो अपस्ट्रीम इनपुट्स होते हैं उसके लिए हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हैं। गवर्नमेंट कह रही है, गवर्नमेंट का मोटिव है कि इंडिया को एक ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए। उसके लिए 23,000 करोड़ रुपए की स्कीम जो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग की जो है वो गवर्नमेंट ने जो है वो प्लान की है फॉरेन कोलैबोरेशन के साथ, जिसमें चाइनीज़ एक्सपर्टीज़ जो है वो अनपैरेलल्ड रहेगी। तो पोस्ट पैंडमिक वर्ल्ड में यूएस चाइना ट्रेड टेंशंस के बाद जब चाइना वन स्ट्रेटजी जो है वो इंश्योर की गई, उससे कई अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया के लिए ओपन हुई हैं। लेकिन फिर भी डीपर इंटीग्रेशन की ज़रूरत है ग्लोबल सप्लाई चेन्स को, जहाँ पर चाइनीज़ फर्म्स जो है मेजर स्टेक होल्डर्स हैं। इंडिया ने रिज्यूम किया है इशुएंस ऑफ टूरिस्ट वीज़ास चाइनीज़ नेशनल्स के लिए, और फैसिलिटेट किया है डिप्लोमेटिक विजिट्स भी। तो चाइना ने पहले क्या किया था, चाइना ने भी रिटेलिएट किया था जब इंडिया ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, ताकि जो है वर्कर्स को पुल बैक किया था, और इंडियन फर्म्स को इंपोर्ट करने के लिए कैपिटल गुड्स वो भी डिफ़िकल्ट बना दिया था। रेयर अर्थ मेटल्स और मैग्नेट्स पर भी ब्लॉकेड्स लगाए थे। अब चाइनीज़ कंपनीज़ जो हैं वो कंप्लायंस बॉटलनेक्स, प्रोसीजरल डिलेज या सिक्योरिटी रिलेटेड डिस्ट्रस्ट फेस कर रही हैं इंडिया में। उसी को ही जो है वो बैलेंस करने का गवर्नमेंट तैयार कर रही है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मेरा गांव मेरी धरोहर इनिशिएटिव। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक 4.7 लाख विलेजेस को मेरा गांव मेरी धरोहर इनिशिएटिव के अंदर डॉक्यूमेंट कर लिया है। तो ये एक पैन इंडिया इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग के अंडर। आज़ादी का अमृत महोत्सव का ही पार्ट है। तो इसमें 6.5 लाख इंडिया के विलेजेस को कल्चरली मैप किया जाएगा, ताकि इंडिया की कल्चर और ट्रेडिशंस को एप्रिसिएशन हो सके। तो इसमें जो है इंडिया के इनटेंजिबल कल्चरल एसेट्स को मैप करने का ये प्रोग्राम है। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स जो है इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग के अंडर। 7 ब्रॉड कैटेगरीज़ हैं जिनके अंदर ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाएंगी, जैसे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज, इकोलॉजिकली ओरिएंटेड विलेज, स्कॉलस्टिक विलेज, एपिक विलेज, हिस्टोरिकल विलेज, आर्किटेक्चरल हेरिटेज विलेज, या कोई भी ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो कि ज़रूरी है हाईलाइट करना, जैसे फिशिंग विलेज, हॉर्टिकल्चर विलेज, शेफर्डिंग विलेज। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सेतुबंध स्कॉलर स्कीम। गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स जो कि ट्रेडिशनल गुरुकुल्स में पढ़ते हैं उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशंस ले सकें, अब जनरस स्कॉलरशिप्स भी ले सकें हमारे प्रीमियर आईआईटीज़ में, ठीक है।
सेतुबंध स्कॉलर स्कीम जो है ये इसके लिए लाई गई है। तो ये पहली ऐसी नेशनल लेवल प्रोग्राम है जिसमें फॉर्मली इंटीग्रेट किया जा रहा है ट्रेडिशनल स्कॉलर्स को रिसर्च इकोसिस्टम्स में आईआईटीज़ के। तो ये जो है इंडिया के एज ओल्ड गुरुकुल ट्रेडिशन को मॉडर्न साइंटिफिक और एकेडमिक इंक्वायरी के साथ जो है वो ब्रिज करना चाहते हैं हम। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बैक्ड है ये प्रोजेक्ट। इसमें फेलोशिप्स जो है वो अप टू 65,000 रुपीज़ पर मंथ अक्रॉस 18 इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स जो है वो ऑफ़र की जाएंगी। तो ये बेस्ड है मिनिमम 5 इयर्स रिगरस स्टडी होनी चाहिए किसी भी रिकग्नाइज्ड गुरुकुल में। मैक्सिमम एज जो है अप्लाई करने की वो 32 इयर्स है। स्कॉलर्स जो सिलेक्ट होंगे अंडर कैटेगरी 1 उनको, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की इक्विवेलेंट स्टडी है, उनको 40,000 रुपये की मंथली फेलोशिप मिलेगी और एनुअल रिसर्च ग्रांट ऑफ 1 लाख रुपीज़ मिलेगा। जो कैटेगरी 2 में है, मतलब पीएचडी लेवल के हैं, उनको 65,000 रुपीज़ मंथली अवार्ड किया जाएगा और एनुअल ग्रांट ऑफ 2 लाख रुपीज़ मिलेगी। तो ये एक मेजर शिफ्ट है इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्टेट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2025। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सोशल इश्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो स्टेट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2025 रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया है कि हंगर जो है उससे 720 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड अफेक्ट हुए हैं 2024 में, जो कि लगभग 8.2% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन है। तो ये रिपोर्ट को 5 यूएन एजेंसीज प्रिपेयर करती हैं: फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यूनिसेफ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और WHO। तो ये लेटेस्ट डेटा और एनालिटिक्स देते हैं हंगर, फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन पर वर्ल्ड वाइड। तो कुछ प्रोग्रेस के बावजूद ग्लोबल हंगर फिर भी 2024 में वेल अबव प्री पैंडमिक लेवल्स रही है और इवन हायर दैन 2015 रही है। अब इसमें एस्टिमेट किया जा रहा है कि लगभग 2.3 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड मॉडरेटली या सिवियरली फूड इनसिक्योर थे 2024 में। तो एशिया में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ अंडर नरिश्ड पीपल रहते हैं 323 मिलियन। उसके बाद आता है अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं क्रॉनिक ट्रॉमेटिक एंसेफेलोपैथी। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक 27 ईयर ओल्ड सस्पेक्टेड गनमैन न्यूयॉर्क सिटी की शूटिंग में उसने रिपोर्टेडली एक मल्टी पेज सुसाइड नोट जो है वो शेयर किया है, जिसमें उसने कहा है कि वो क्रॉनिक ट्रॉमेटिक एंसेफेलोपैथी से जो है वो फेस कर रहा है। तो ये एक होता क्या है, CTE एक डीजनरेटिव ब्रेन कंडीशन होती है जो आपके रिपीटेड हेड इंजरीज की वजह से होती है। इसमें नर्व सेल्स की डेथ हो जाती है ब्रेन में, और मोस्ट कॉमनली ये एथलीट्स में या कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में जो इन्वॉल्व होते हैं खासकर उनमें जो है ये देखने को मिलती है। तो ये कई सालों बाद जाके रिपीट जो है डेवलप होती है आफ्टर रिपीटेड हेड ट्रॉमा। अर्ली सिम्टम्स बहुत माइल्ड होते हैं, जैसे डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स, एग्रेशन, मूड स्विंग्स, पर्सनैलिटी चेंजेस। जैसे जैसे डिसीज़ प्रोग्रेस होती है लोगों को कन्फ्यूजन, मेमोरी लॉस, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आना, या एडवांस केसेस में मूवमेंट प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। CTE को क्योर नहीं किया जा सकता, लेकिन मेडिसिन या बाकी ट्रीटमेंट से जो है सिम्टम्स को सप्रेस किया जा सकता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रलय मिसाइल। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। DRDO ने रिसेंटली 2 कंसेक्यूटिव सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किए हैं प्रलय मिसाइल के। तो ये एक इंडिजिनसली डेवलप्ड क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है, और ये सॉलिड प्रोपेलेंट क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि मल्टीपल टाइप्स ऑफ वॉरहेड्स अगेंस्ट वेरियस टारगेट्स कैरी कर सकता है। तो इसकी 150 से 500 किलोमीटर की रेंज है। 500 से 1000 किलोग्राम्स का ये पेलोड कैपेसिटी लेकर जा सकता है, और मिसाइल जो है टर्मिनल स्पीड्स ऑफ मैक 6.1 तक रीच कर सकता है। इसको रिसर्च सेंटर इमारत और DRDO ने की जो है लैब्स ने मिलकर बनाया है, और इंडस्ट्री पार्टनर्स जिसमें है भारत डायनामिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और बहुत सारे जो है MSMEs। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज दिव्य दृष्टि। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडियन आर्मी ने रिसेंटली एक्सरसाइज दिव्य दृष्टि कंडक्ट की है हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स ऑफ ईस्ट सिक्किम में। तो ये हाई ऑल्टीट्यूड टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी की ईस्ट सिक्किम में, ताकि बैटलफील्ड अवेयरनेस इंप्रूव हो सके, रियल टाइम सर्वेलेंस, क्विक डिसीजन मेकिंग हो सके। AI इनेबल्ड सेंसर्स का यूज़ किया गया है ताकि स्मूथ और सिक्योर डेटा फ्लो हो। तो आर्मी अपनी प्रिपेयर्डनेस देख रही है AI को यूज़ करने में, या मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को जो है वो रियलिस्टिक बैटल सिचुएशन में टेस्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बीघा। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो असम गवर्नमेंट ने एक एविक्शन ड्राइव शुरू की है। 11,000 बीघा ऑफ एनक्रोच फॉरेस्ट लैंड को
क्लियर करने के लिए, बीघा क्या होता है? एक ट्रेडिशनल यूनिट ऑफ लैंड मेजरमेंट। खासकर ये उन स्टेट्स में पॉपुलर है जहाँ पर फार्मिंग कॉमन है। तो इसमें लार्ज एग्रीकल्चर लैंड ट्रैक्ट्स को और एज वेल एज रेजिडेंशियल लैंड को जो है वो मेजर किया जाता है। ओरिजिन जो है वो बीघा के हैं एंशंट साउथ एशियन प्रैक्टिसेस से। एग्जैक्ट मेजरमेंट जो है वो बीघा की स्टेट टू स्टेट डिफर करती है, कोई नेशनल स्टैंडर्ड नहीं है एक बीघा के साइज़ का, लेकिन ये फिर भी एक एकड़ से कम होता है। बीघा को भी जो है वो स्मॉलर सब यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मनसा देवी टेम्पल। टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक स्टैम्पेड हुआ है हरिद्वार के मनसा देवी टेम्पल में, ठीक है, जिसमें कई लोगों की जान गई है। मनसा देवी टेम्पल हिंदू टेम्पल है, मनसा देवी को डेडिकेटेड है, फॉर्म ऑफ शक्ति जो है गॉडेस दुर्गा से। हरिद्वार में लोकेटेड है उत्तराखंड में, बिल्वा पर्वत ऑन शिवालिक हिल्स पे। और ये टेम्पल जो है वो बिल्वा तीर्थ भी कहा जाता है, वन ऑफ द पंच तीर्थ है ये विद इन हरिद्वार। महाराजा गोपाल सिंह ऑफ मनी माजरा ने इसको कंस्ट्रक्ट किया था ड्यूरिंग 1811 एंड 1815। ये ट्रेडिशनल नॉर्थ इंडियन स्टाइल शेप में जो है बिल्ट है, और इसमें 2 इंपॉर्टेंट डीटीज़ हैं, मनसा देवी और उनकी सिस्टर चंडी देवी। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is India rethinks Chinese blockade of investments. This topic is important for your economy section. So India is reconsidering its restrictive stance on Chinese investments in electronics manufacturing so as to boost domestic production and strengthen global supply chain integration. So we have come a long way since the 2020 Galwan Valley clash, when India signaled a calibrated shift in the China out electronics strategy. So India is now re-evaluating the FDI rules and barriers which were previously imposed on China-based companies. This move is coming out after witnessing the changing global trade dynamics, evolving geopolitical realities, and India's realization that Chinese firms remain essential in upstream components which are critical for high-tech manufacturing. In April 2020, India had issued Press Note 3, which mandated government approval for all FDI inflows from countries which share a land border with India. This policy was designed to prevent opportunistic takeovers of Indian firms during the COVID-19. So this led to exclusion of Chinese entities from key sectors like telecommunications, electronic hardware, infrastructure, and even from the various PLI schemes that government announced during that period. So due to rising manufacturing needs and limited domestic capacity for advanced components, India has now begun showing pragmatic openness to Chinese participation in select areas. For example, recently Dixon Technologies, which is a major contract manufacturer, received approval from Ministry of Electronics to form a joint venture with China-based Longcheer. So this JV will produce smartphones, smartwatches, automotive electronics, and AI-powered PCs. Niti Aayog has recommended easing FDI norms for Chinese companies to attract investment and enhance exports. So even Economic Survey has also hinted to the need to revisit restrictions on Chinese firms. So despite the policy blockade, India had continued to import large volumes of components from China. For example, in the last financial year, India imported about 12 billion worth of electronic parts from China and $6 billion from Hong Kong. Together, these regions account for almost 50% of all components imports. While India has kept finished goods like smartphones from Chinese firms out of its domestic market, it remains reliant on upstream inputs from them to fuel its fast-growing assembly operations. So the government is aiming to make India a global electronics manufacturing hub. So 23,000 crore rupees scheme for electronics component manufacturing is being envisaged with foreign collaboration, where Chinese expertise remains unparalleled. In the post-pandemic world, with US-China trade tensions and China plus one strategies, they have opened opportunities for India, but still it requires deeper integration into global supply chains where Chinese firms are major stakeholders. So therefore, India has shown some geopolitical pragmatism, and it has resumed issuance of tourist visas to Chinese nationals and facilitated domestic diplomatic visits as well. So earlier, China had also retaliated by pulling back workers and making it harder for Indian firms to import capital goods. There have been blockades on rare earth metals and magnets. So Chinese companies themselves faced compliance bottlenecks, procedural delays, and security-related distrust in India. Okay. So the next topic is Mera Gaon Meri Dharohar initiative. This topic is important for your governance section. Central government has so far documented the cultural heritage of over
4.7 lakh villages under the Mera Gaon Meri Dharohar initiative, which is a pan-India initiative of Ministry of Culture under National Mission on Cultural Mapping. It was launched as part of Azadi Ka Amrit Mahotsav. The objective of the project is to culturally map India's 6.5 lakh villages. The core idea behind this project is to encourage appreciation for India's cultural and traditions. So this aim is to map India's intangible cultural assets, and it is being implemented by Indira Gandhi National Center for Arts under the National Mission on Cultural Mapping. So about seven broad categories have been planned, under which information will be collected, like arts and craft village, ecologically oriented village, scholastic village, epic village, historical village, architectural heritage village, and any other characteristics which may need highlighting, like fishing village, horticultural village, shepherding village. Okay. So the next topic is Setubandh Scholar Scheme. This topic is important for your governance section. Students who have studied in traditional gurukuls will now have the opportunity to earn recognized qualification and receive generous scholarships for research at premier IITs under the Setubandh Scholar Scheme. Setubandh Scholar Scheme is the first national level program to formally integrate traditional scholars into the research ecosystems of IIT. The aim is to bridge India's age-old Gurukul tradition with modern scientific and academic inquiry. It is backed by Ministry of Education. The scheme offers fellowship of up to 65,000 rupees per month across 18 interdisciplinary fields, like from Ayurveda to cognitive science, architecture to political theory, grammar to strategic studies. So this scheme is based on a minimum of 5 years of rigorous study in a recognized Gurukul and demonstrable excellence in Shastras or traditional knowledge. The maximum age to apply is 32 years. Scholars selected under Category 1, that is about postgraduate level equivalent, will receive a monthly fellowship of 40,000 rupees and an annual research grant of 1 lakh rupees. Under Category 2, that is equivalent to PhD level, they will be rewarded 65,000 monthly and an annual grant of 2 lakh rupees. So this is a major shift in India's education policy. Okay. So the next topic is State of Food and Nutrition in the World Report 2025. This topic is important for your social issues. So this State of the Food and Nutrition in the World Report 2025 has highlighted that hunger affected up to 720 million people worldwide in 2024, which is about 8.2% of the global population. So this is an annual report prepared by 5 UN agencies: the Food and Agriculture Organization, International Fund for Agricultural Development, UNICEF, World Food Programme, and WHO. So this presents the latest data and analysis on hunger, food security, and nutrition worldwide. So despite some recent progress, global hunger in 2024 remained well above pre-pandemic levels and even higher than in 2015. So this is now being estimated that about 2.3 billion people in the world were moderately or severely food insecure in 2024. Asia accounted for highest number of undernourished people at 323 million. Okay. And it is being followed by Africa, Latin America, and the Caribbean. So the next topic is chronic traumatic encephalopathy. This topic is important for your social issues. So a 27-year-old suspected gunman behind the recent deadly shooting in New York City has reportedly left behind a multi-page suicide note pointing to chronic traumatic encephalopathy, which is a key factor in his actions. So this CTE is basically a degenerative brain condition which happens after repeated head injuries. It causes the death of nerve cells in the brain, and it is most commonly observed in athletes who are involved in contact sports. Okay, this develops years after repeated head trauma and worsens over time. Early symptoms may be mild, which include depression or suicidal thoughts, aggression, mood swings, and personality changes. But as the disease progresses, people may experience confusion, memory loss, and difficulty with planning or decision making. In advanced cases, movement problems can also develop. CTE cannot be cured, but medicines and other treatments can help your symptoms. Okay. So the next topic is Pralay missile. This topic is important for your security section. DRDO has conducted 2 consecutive successful flight tests of Pralay missile. So this is an indigenously developed quasi-ballistic missile. It's a solid propellant quasi-ballistic missile which is capable of carrying multiple types of warheads against various targets. This missile has a range of 150 to 500 kilometers. It has a payload capacity of 500 to 1000 kilograms. This missile reaches terminal speeds of Mach 6.1. It has been developed by Research Center Imarat in collaboration with DRDO Labs, Bharat Dynamics Limited, and Bharat Electronics Limited, and many other industries and MSMEs are industry partners. Okay. So the next topic is exercise Divya Drishti. This topic is important for your security section.
Indian Army has recently conducted exercise Divya Drishti in the high altitude regions of East Sikkim. So this is a high altitude technology demonstration exercise conducted by Indian Army in East Sikkim, which is designed to test new technologies so as to improve battlefield awareness, real-time surveillance, and quick decision making. A key highlight was the use of AI-enabled sensors to ensure smooth and secure data flow. The exercise was taken up to check out Army's preparedness in using AI and some other modern technologies in a realistic battle situation. So the next topic is Bigha. This topic is important for your economy section. Assam government has recently launched an eviction drive to clear 11,000 bighas of encroached forest land. So bigha is a traditional unit of land measurement commonly used in India, Bangladesh, and Nepal. It is popular in states where farming is common. It helps measure large agricultural land tracts as well as residential lands. So the origin of bigha can be traced back to ancient South Asian practices. The exact measurement of bigha differs from state to state, and there is no national standard for the size of a bigha. It is typically smaller than an acre, and a bigha is also divided into smaller subunits. Okay. So the next topic is Mansa Devi Temple. This topic is important for your art and culture section. So a tragic stampede near Haridwar's Mansa Devi Temple claimed 8 lives and injured 28 others recently. So Mansa Devi Temple is a Hindu temple dedicated to goddess Mansa Devi, a form of Shakti. It is located in the city of Haridwar in Uttarakhand. It is located atop the Bilwa Parvat on the Shivalik Hills, the southernmost mountain chain of Himalayas. This temple is also known as Bilwa Tirath. It is one of the Panch Tirath within Haridwar. So Maharaja Gopal Singh of Mani Majra constructed the present main temple during the period of 1811 to 1815. It is built in a traditional North Indian style shape, and the temple includes two important deities, Bansa Devi and her sister Chandi Devi. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.